Today we are going to discuss a very important topic which is CVS pathology, and as this is a remarkable rapid revision session of CVS pathology, we are going to touch each and every topic which is important from the exam point of view. So you may want to take a screenshot here. So these are all the important topics, so don't miss even single topic from this list. The first topic of our discussion is heart murmurs. Heart murmurs are nothing but abnormal heart sounds. So you are familiar with the knowledge of CVS physiology that there are physiological heart sounds as well, which are S1 and S2. S2 is due to the closure of mitral and the tricuspid valves, and S2 is due to the closure of aortic and the pulmonic valves. So you know that S1 और S2 के दरमियान में there is a phase of ventricular contraction. So simply when ventricle starts to contract, there is a closure of the mitral valve leading to the formation of S1 physiological heart sound, and it will keep on pumping the blood into the aorta until the ventricular pressure is less than the aortic pressure. At that moment, the aortic valve closes, leading to the formation of S2 heart sound. So whenever we say that there is a systolic murmur, the murmur should be present between the S1 and the S2 heart sound. So as in the example, we have the first murmur of the systolic origin, it's the aortic stenosis. So as it is a systolic murmur, it should be present between the S1 and the S2 heart sounds. So while we are discussing murmurs here, nothing fancy has been added. You can open your first aid and you can start taking this lecture. It's almost the same. So हम सिर्फ फर्स्ट एड को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और जो पॉइंट्स वहाँ पे समझने के काबिल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. अदरवाइज वट एवर आई एम राइटिंग हेयर इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई यील्ड ऑफ कोर्स, तो उसको आपने अपने नोट्स में भी लिख लेना है और उसको आपने याद भी कर लेना है. सो एओर्टिक स्टेनोसिस नाम से जाहिर है. एओर्टिक स्टेनोसिस का क्या मतलब है कि एओर्टिक वॉल जो है ना उसकी आउटफ्लो जो स्पेस है इट इज़ वेरी नैरो. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ गोइंग टू गिव राइज टू एओर्टा. सो लेट्स से कि यहाँ पर जो है ना एओर्टिक वॉल्व है, अगर ये ओपन होता है इट शुड हैव दिस मच स्पेस ताकि ब्लड यहाँ से गुजर सके. बट एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या हो रहा है कि ये जगह बहुत ज़्यादा नैरो है. सो द ब्लड नाउ हैज़ टू मूव ओनली थ्रू दिस नैरोवेस्ट पोर्शन, और इस सारे टर्बुलेंस की वजह से जब यहाँ से ब्लड गुजरेगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, तो उस टर्बुलेंस की वजह से जो पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज़ नोन एज द मर्मर ऑफ द एओर्टिक स्टेनोसिस. अब एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि वेयर इज़ इट द लाउडेस्ट. जब ज़ारी बात है हम स्टेट से इसको सुनते हैं तो कहाँ पे लाउडेस्ट होना चाहिए. सो द सिंपल आंसर इज़ द एओर्टिक एरिया. अब एओर्टिक एरिया कहाँ होता है? इट इज़ इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट साइड. समटाइम्स एग्ज़ाम में ये कहा जाता है कि इट इज़ लाउडेस्ट एट द बेस ऑफ द हार्ट. So base of the heart is in close proximation to the aortic area. That is why we can also say that aortic stenosis murmur is heard best at the base of the heart. Now, second thing, एक चीज़ जो important है कि murmur of aortic stenosis is crescendo, decrescendo. Crescendo का मतलब है increasing in pitch एंड डिक्रीसेंडो का मतलब है डिक्रीजिंग इन पिच. सो अगर हम यहाँ पर इसको ट्रेस करें, सो फर्स्ट दिस मर्मर इसकी पिच बढ़ रही है और उसके बाद इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज. सो यहाँ तक इट्स क्रीसेंडो और उसके बाद है डिक्रीसेंडो. सो एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर है क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो. अभी ऐसा क्यों है? सो फर्स्ट सिमिलरली इसी डायग्राम में चले जाते हैं. लेट्स से कि दिस इज़ द वेंट्रिकल एंड इट इज़ फिल्ड विद ब्लड. सो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, the forceful contraction is going to push the blood out through this narrowest area. ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से यहाँ पे नैरोइंग हुई है, तो इसने जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको पुश करना है तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ इंक्रीज इन द टर्बुलेंस हेयर. सो दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी अ क्रीसेंडो एट फर्स्ट. लेकिन उसके बाद जैसे ही बहुत सा ब्लड इसमें से ऑलरेडी आउट हो जाएगा, नाउ द प्रेशर हेयर इज़ गोइंग टू डिक्रीज, और यहाँ पर ड्यू टू द मोमेंटम द ब्लड इज़ गोइंग टू रश आउटसाइड. टर्बुलेंस यहाँ पे फिर भी होगी बट पहले से कम होगी. दैट इज़ वाई द नेचर ऑफ दिस मर्मर इज़ क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो.
The next important thing is it radiates to the carotids. अब carotids में ये क्यों जा रहा है? Why? Simple answer, because of the close proximity of the carotids with the ascending aorta. So यहाँ पे जैसे aorta से ascending aorta बनेगी, ascending aorta से arch of aorta बनेगी, arch of aorta से descending aorta बनेगी. So this carotids is in close proximity to the ascending aorta. That is why any murmur, any turbulence produced here will be heard in the carotids. अगली बात अगर हम देखें तो जब भी कोई कॉज की बात पूछे एओर्टिक स्टेनोसिस की तो इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज कैल्सिफिकेशन. सो कॉज ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस इज़ कैल्सिफिकेशन. अगर ये एजड और इंडिविजुअल्स में हो लाइक एज मोर देन 60, इट मे बी ड्यू टू सिनाइल कैल्सिफिकेशन जो एज रिलेटेड होती है. बट इन द यंग एओर्टिक स्टेनोसिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू कैल्सिफिकेशन. तो वहाँ यहाँ पे ये उन इंडिविजुअल्स की होती है दैट हैव कंजेनिटली बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व. तो जनरली एओर्टिक वॉल्व ट्राइकस्पिड होते हैं, बट अगर किसी का कंजेनिटली बाइकस्पिड वॉल्व है तो उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है विच में लीड टू एओर्टिक स्टेनोसिस. अब जब कैल्सिफिकेशन हुई है इस वॉल्व की तो ऑब्वियसली आपकी जो हार्ट साउंड है दीज आर ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दीज वॉल्व्स. सो इफ़ द वॉल्व इज़ कैल्सिफाइड तो जब वो क्लोज होगा तो इट विल नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेरी लाउड साउंड. दैट इज़ वाई वी से कि अगर यहाँ पे कैल्सिफिकेशन है और कैल्सिफिकेशन की वजह से एओर्टिक वॉल्व जब क्लोज होता है तो उतनी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता. दैट इज़ वाई दिस S2 इज़ सॉफ्ट हेयर. सो यहाँ पर देखें S1 इज़ वेरी लाउड और यहाँ पर S2 इज़ कंपैरेटिवली वेरी सॉफ्ट. सो यहाँ से आपने एक पॉइंट याद रख लेना है कि एओर्टिक स्टेनोसिस में वन ऑफ द फीचर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस इज़ सॉफ्ट S2. उसके बाद एक चीज़ लिखी हुई है प्लस माइनस इजेक्शन क्लिक. सो इस प्लस माइनस का क्या मतलब है? इस प्लस माइनस का मतलब है कि इजेक्शन क्लिक में नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल द केसेस ऑफ द एओर्टिक स्टेनोसिस. सो व्हाट इज़ एक्चुअली इजेक्शन क्लिक? इजेक्शन क्लिक इज़ basically sudden opening of the aortic wall during systole. So ये सिर्फ उसी केसेस में होती है जहाँ पर ऑलरेडी बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व होते हैं. सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द केसेस ऑफ द एओर्टिक स्टेनोसिस. So the next high yield point related to aortic stenosis is very important. Pulses parvus et tardus. So here parvus means weak and tardus means with delayed peak, or you can also say slow rising. सो ये सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सो वेरी लिटिल ब्लड मूव्स टू द आर्टरीज, सिस्टेमिक आर्टरीज. सो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेरी वीक पल्स. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द ब्लड विल कम इन टू द वेसल्स, सो लीडिंग टू a very delayed peak, and delayed peak is related to the volume of that pulse. So one last thing, it will lead to sadness, SAD as written in the first aid. S is it leads to syncope, A it may lead to angina, and D it may lead to dyspnea. Next up we have another systolic murmur which is mitral or tricuspid regurgitation. So the characteristic of this murmur is that it is holosystolic. Holosystolic means it is present in entire length of the systole. So as it is a systolic murmur, it will always be present between the S1 and the S2, and as it is a holosystolic murmur, it is going to be present throughout the length of the systole with the same intensity. So it's a high pitched blowing murmur. सो अगर ये माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर है तो इट विल बी हर्ड लाउडेस्ट इन द माइट्रल एरिया, एंड माइट्रल एरिया इज़ एपेक्स एंड इट रेडिएट्स टू द एक्सिला.
If we talk about the tricuspid regurgitation murmur, common sense dictates that it is loudest at the tricuspid area. So always and always remember a association of infective endocarditis with mitral or tricuspid regurgitation. Other causes that may lead to mitral and tricuspid regurgitation are maybe post-MI, maybe mitral valve prolapse, maybe left ventricular dilatation. So just a simple story, this is the atria, this is the ventricle, so this is the mitral or tricuspid valve. During regurgitation, what is meant by regurgitation here, that when the ventricles are contracting, when the ventricular pressure is more than the aortic pressure, this valve should close. But in regurgitation, this cannot close properly and the fluid will keep on moving back into the atria, and due to this turbulence a murmur is heard which is known as a holosystolic high pitched blowing murmur, which may be due to mitral regurgitation or tricuspid regurgitation. So moving forward to another systolic murmur, which is mitral valve prolapse. Again, it's a systolic murmur, so it should be present between the S1 and the S2. Just look at this picture. यहाँ पे murmur की characteristic आपको पता चल जाएंगी. एक तो ये है कि it's a late murmur. It is not starting just after the S1, so हम इसको holosystolic नहीं बोल सकते. दूसरी चीज़ ये है कि it is rising in intensity, hence it is known as a crescendo murmur. So we can say it's a late crescendo murmur. So एक चीज़ तो आपने ये याद कर ली. दूसरी जो आपको अनयूजुअल चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, it's an MC, mid systolic click. So I can write it here कि the murmur of mitral valve prolapse is late crescendo murmur with a mid systolic click. So as it is a crescendo murmur, so it is loudest just before S2, right here. Now you need to understand what actually this mid systolic click is. So basically you know that the valves are composed of such cusps. So if there is a prolapse, तो जब भी ये ventricles contract करेंगे, let's say here it's a mitral valve, so mitral valve के दोनों leaflets it is going to bulge into the atrium, और जब ये atrium की तरफ bulge करेंगे and when they strike each other, that is going to produce a sound which is known as a mid systolic click, और इस mid systolic click के बाद we will observe this murmur. So moving one step forward, we have the murmur known as ventricular septal defect. So again, ventricular septal defect is a systolic murmur, so hence it is present between the S1 and S2. As it is present along the entire length in the same intensity, we can say that it's a holosystolic murmur. So as it's a holosystolic murmur, plus also characteristic of VSD murmur is that it is a very harsh sounding murmur. It is best heard at the tricuspid area. Why tricuspid area? So let's say we have these two ventricles here. This is the left ventricle and this is the right ventricle, and ventricular septal defect is a defect in the interventricular septum. So as the pressure of the left ventricular is higher than the right ventricle, so when there is a systole, the blood is going to rush into the right ventricle. As the flow of turbulence is towards the right ventricle, it is heard in the area closest to this right ventricular, which is the tricuspid area. So इतनी बात आपको समझ लग गई. So one last thing which is very important regarding the size of the VSD. अच्छा, अब this is the right ventricle and this is the left ventricle. Okay, so this right here is the interventricular septum. So let's say कि अगर VSD बहुत छोटा है, so obviously यहाँ पे turbulence बहुत ज़्यादा होगी when the blood is rushing. But यहाँ पर अगर इस VSD को बहुत बड़ा कर दूँ, so the turbulence will be a little bit less. So यहाँ पे याद रखना है कि जितना बड़ा ventricular septal defect होगा, the murmur is going to be soft. और जितना छोटा ये साइज़ होगा, the smaller the size of the ventricular septal defect, harsher is the murmur. So ये चीज़ आपने याद रखनी है, and this marks the end of the systolic murmurs.
नाउ कम्स द डायस्टोलिक मर्मर. सो यहाँ पर जो भी मर्मर्स हैं, लेट्स से द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ द एओर्टिक रिगर्जिटेशन मर्मर. सो यहाँ पे इट विल नॉट बी प्रेजेंट बिटवीन द S1 एंड S2 बिकॉज इट्स अ डायस्टोलिक मर्मर. सो ये मर्मर कब आएगा? सो लेट्स जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एनाटॉमी. सो यहाँ पे लेट्स से दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेफ्ट वेंट्रिकल इज ऑब्वियसली गोइंग टू गिव राइज टू एओर्टा. और यहाँ पे है एओर्टिक वॉल्व. So let's say if the defect in the aortic valve is aortic regurgitation, so जब ये contraction हो रही है, systole हो रहा है, then the blood is rushed outside easily and there is no pathology right here. But let's say if there is a regurgitation, तो जितना भी blood यहाँ पे आ गया है, it is going to come back because aortic regurgitation में वो valve close नहीं होगा. जब ये close नहीं होगा तो blood will rush back into the ventricles and this turbulence produced right here will result in the murmur known as the murmur of aortic regurgitation and that too during diastole. So एक बात आपने याद रखनी है, and if you see this picture here, so एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे the pitch of the murmur initially is very high and then it keeps on coming down. So this is known as, you know what, a decrescendo murmur. सो सिंपली मेमोराइज एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर डिक्रिसेंडो मर्मर है क्योंकि इनिशियली बहुत सारा ब्लड विल रश इनटू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एओर्टा, बट एज द टाइम विल पास ब्लड थोड़ा सा कम हो जाएगा, दैट इज वेयर टर्बुलेंस भी कम हो जाएगी और इंटेंसिटी ऑफ द मर्मर विल फॉल एज वेल, हेंस द डिक्रिसेंडो मर्मर. अगेन इट्स अ वेरी हाई पिच्ड मर्मर, इट्स अ ब्लोइंग मर्मर. तो ये बात याद रखनी है. दूसरी चीज़ क्या है कि बिल्कुल एज इट इज़ प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द S2 इट इज़ नोन एज एन अर्ली मर्मर. सो इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर है अर्ली डिक्रिसेंडो मर्मर. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू दी एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज़ ए वाइड पल्स प्रेशर. As you already know from your previous knowledge that pulse pressure is basically systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. As you know कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में बहुत सारा ब्लड इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द एओर्टा इनटू द वेंट्रिकल. सो यहाँ पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा होगा. फिर देयर इज़ अ वॉल्यूम विच इज़ कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो यहाँ पे फ्लूइड जो है ना इट इज़ गोइंग टू बिल्ड अप ज़रूरत से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, आइडियल या नॉर्मल सिनेरियो से ज़्यादा. सो यहाँ पे जब ब्लड सारे का सारा वापस आ गया इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. So when the total peripheral resistance is decreased, or you can say the afterload is very less comparatively, heart will pump more blood into the circulation. That is going to raise the systolic blood pressure. But after it has pumped the blood outside, due to regurgitation, the blood will flow back from the aorta into the heart and there will be little blood left in the systemic vessels that is going to decrease the diastolic blood pressure. So both of these factors are going to eventually increase the wide pulse pressure. That is why we say that aortic regurgitation is associated with a wider pulse pressure. Another important point right here, वो एक बड़ी important pulse है which is known as pistol short femoral pulse, another high yield point. So it is just like a pistol shot. इस क्या मतलब है इस बात का कि there is a rapid upstroke of the pulse and then there is a collapse. Number last high yield point, it is related or it is associated with the Quincke pulse. Now Quincke pulse क्या है? नेल बेड पल्सेशन. जनरली जब हम ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं या जनरली हम जब प्रेस करते हैं नेल्स को तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लैंचिंग होती है और उसके बाद जैसे ही हम छोड़ते हैं तो दोबारा से रेडनेस वापस आ जाती है. लेकिन क्विंकी पल्स में क्या हो रहा है कि व्हेन एवर द हार्ट इज़ पंपिंग तो सिस्टले में एज बहुत सारा ब्लड इज़ कमिंग इन द वेसल्स तो यहाँ पे नेल बेड्स इज़ गोइंग टू बिकम रेड. और एज इन द डायस्ले तो सारे का सारा ब्लड या मैक्सिमम ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एओर्टा इज मूविंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स. तो यहाँ पे सर्कुलेशन में ब्लड बहुत कम है. सो इट इज़ गोइंग टू मेक दैट नेल बेड्स वाइट.
सो ये पल्सेशन के साथ सिस्टले के साथ रेड और डायस्टले के साथ वाइट, तो ये पल्सेशन जो आप नेल बड्स पे फील कर रहे हैं या देख रहे हैं, इट इज़ बेसिकली द क्विंकी पल्स. So moving on to the next murmur, which is a mitral stenosis murmur. Again it is a diastolic murmur, so nothing will be seen between S1 and S2. जो भी नज़र आएगा आपको S2 के बाद ही नज़र आएगा. सो यहाँ पर देखें, लास्ट टाइम जब हमने ऊपर पहला आयोटिक रिगर्जिटेशन कर रहे थे, वो इससे कि ये अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग सून आफ्टर द S2. अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखें तो इट इज़ स्टार्टिंग अवे फ्रॉम द S2, तो इट वी कैन से दैट इट इज़ अ डिलेड सिस्टोलिक मर्मर. ठीक है, एक तो ये बात आपने याद रख ली. नाउ दिस ओपनिंग स्नैप इज़ जस्ट होमोलोगस टू व्हाट वी हैव लर्नड already in the form of mid systolic click. So same phenomena. Only one high yield point that is related to mitral stenosis right here is the distance between S2 and the opening snap. जितना distance ज़्यादा होगा उतनी ही prognosis अच्छी होगी, यानी कि severity कम होगी. So the more is the distance between S2 and the opening snap, severity is less. And if the distance between S2 and the opening snap keeps on decreasing, it is going to increase the severity of the stenosis. So now mitral stenosis से होगा क्या? So let's say this is the left atrium and this is the left ventricle. तो अगर यहाँ पे mitral stenosis होती है, so this is going to build up fluid in the left atrium, so eventually leading to the left atrial hypertrophy. And left atrial hypertrophy is seen in the ECG as P mitral. And this left atrial hypertrophy may compress esophagus, leading to dysphagia. And it may also compress the left recurrent laryngeal nerve, which is going to cause Ortner syndrome. So then we have our continuous murmurs. तो continuous murmurs जो हैं वो S1 या S2 के साथ उनकी कोई association नहीं होती. They are present throughout. और one important murmur in this heading is murmur of patent ductus arteriosus. So we can define this murmur as continuous machine-like murmur. Second topic is cardiac tumors, which is a comparatively a very easy and basic topic. So just stay with me और उसके बाद हम ये करते हैं, and by the end of this topic you will know everything that you need to know about cardiac tumors. So first of all, cardiac tumors की बात करें तो I'll write here myxomas and on the other side rhabdomyomas. So for myxomas, it is the most common primary cardiac tumor in adults. तो यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, वन दिस प्राइमरी एंड द अदर इज एडल्ट्स. ओके, प्राइमरी एंड एडल्ट्स. तो अगर ये दो चीज़ें प्रेजेंट हैं सिनेरियो में, देन योर आंसर शुड बी myxoma. सो प्राइमरी का मतलब है जब उस ऑर्गन का अपनी मैलिग्नेंसी है. सो सिमिलरली फॉर rhabdomyomas, it is again the most common primary cardiac tumor, but in pediatric age group, so in children. So again two things are important. अगर सिनेरियो में प्राइमरी है, चिल्ड्रन है, then it should be rhabdomyomas. अगली चीज़ जो है myxomas के बारे में, 90% of the myxomas they occur in the atria. And the majority of rhabdomyomas occurs in the ventricles. और 90% जो एट्रियम में हैं उनमें भी majority of them they are present in the left atrium. So यहाँ पे जो अक्सर सिनेरियो में की वर्ड आता है, की वर्ड that is present in the scenario of cardiac tumor is ball valve obstruction. तो जब भी बॉल वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन का जिक्र हो, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट myxomas. सो जो ट्यूमर मैस है, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लेफ्ट एट्रियम एम्प्टिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होती है एंड इट मे लीड टू
ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, जिसको हम बोलते हैं सिनकपी। सो अगर सिनेरियो में कोई एडल्ट है और उसके एट्रिया में कोई मैस है एंड बार बार उसको सिंकोपल अटैक्स हो रहे हैं, देन रेस्ट एश्योर द डायग्नोसिस इज मिक्सोमास। एक और चीज़ जो मिक्सोमास के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि दीज ट्यूमर दैट इज़ द मिक्सोमा दे स्क्रीट इंटरल्यूकिन 6। सो इंटरल्यूकिन 6 की वजह से द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम फीवर, वेट लॉस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। एक और चीज़ जो आपने इसके बारे में याद रखनी है, वो अगर इसकी हिस्टोलॉजी सिनेरियो में आती है तो हिस्टोलॉजिकल कीवर्ड फॉर मिक्सोमास इज़ जिलेटिन। सो जिलेटिनस मटेरियल अगर हिस्टोलॉजी में मिलता है और पेशेंट को फीवर, वेट लॉस हैं और अबव सिम्टम्स हैं, तो यू कैन मार्क मिक्सोमास एज योर आंसर। सो रब्डोमायोमास की बात करें तो इसमें कीवर्ड्स क्या हैं सिनेरियो में जो आते हैं। सो इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद, एक वर्ड लिखा होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्यूबरस सेक्लेरोसिस। अब ये ट्यूबरस सेक्लेरोसिस क्या है? इट इज़ बेसिकली, ट्यूबरस सेक्लेरोसिस इज़ बेसिकली benign tumors of various vital organs like eyes, heart, kidneys। सो सारे vital organs के उसमें benign tumors होते हैं, masses होते हैं। सो इट इज़ बेसिकली tuberous sclerosis is a condition which is autosomal dominant। तो एक जेनेटिक डिजीज़ है, तो यानी कि एक बच्चा आएगा सिनेरियो में, ठीक है, उसके वेंट्रिकल्स में मैस है, उसके किडनीज़ में मैस है, या ट्यूबरस सेक्लेरोसिस की कोई बात है, तो ऑब्वियसली योर आंसर शुड बी रब्डोमायोमास। So after we have discussed cardiac tumors so far, if I ask you one question, which is the most common cardiac tumor? अब just look at this statement, most common cardiac tumor। इसमें ना तो प्राइमरी का जिक्र है, ना ही एज ग्रुप का जिक्र है। सो इसमें क्या आंसर लगाना चाहिए? शुड इट बी ए मिक्सोमास और बी रब्डोमायोमास? एंड द आंसर इज मेट्स टू हार्ट। So most common cardiac tumor is secondary tumors or mets to heart, for example melanoma। So melanoma एक malignancy है स्किन की and it travels or metastasize to the heart। So अभी इतनी information के बाद if I ask you most common primary heart tumor कौन सा है, so अभी तो आपको आंसर कर देना चाहिए। So is it myxomas और rhabdomyomas? ओके, प्राइमरी है तो मेलानोमा या मेट्स ऑफ द हार्ट की बात तो हो नहीं सकती। सो द मोस्ट कॉमन प्राइमरी हार्ट ट्यूमर इज़ एक्चुअली एंजियोसार्कोमा। सो दीज वर द वेरी हाई यील्ड पॉइंट्स जो मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सिंकपी। सिंकपी के बारे में बहुत दफ़ा आपने पढ़ा होगा, सो लेट्स जस्ट डिफाइन इट फर्स्ट। सो सिंकपी इज़ बेसिकली ट्रांजिएंट लॉस of consciousness due to decrease in the cerebral blood flow। तो it has multiple causes। तो हम देखेंगे सबसे कॉमन कौन से हैं और इवेंचुअली से क्वेश्चन क्या आ सकता है। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिंकपी इज़ वेज़ोवेगल सिंकपी। वेज़ोवेगल सिंकपी वो सिंकपी है जो डाइसेक्शन हॉल में कैडावर को देखने के बाद जो आप फेंट होते हैं, दैट इज़ अ वेज़ोवेगल सिंकपी। तो इसमें डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं लाइक स्ट्रेस, लाइक पेन और लाइक एनी इमोशनल डिस्ट्रेस। तो इस सब की वजह से द बॉडी रिस्पॉन्ड्स in a way that leads to vasodilation of the vessels and leading to decrease in the blood pressure and eventually decrease in the blood flow to the brain leading to syncope। अब important चीज़ क्या है? There is a scenario that usually comes in the exam कि there is an individual who is wearing a tight collared shirt।
अब टाइट कॉलर शर्ट एक बच्चे ने पहनी हुई है एंड द मोमेंट वो जैसे ही अपने हेड को टर्न करते हैं राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, सो वेयरिंग अ टाइट कॉलर्ड शर्ट एंड टर्निंग द हेड टू द राइट साइड और द लेफ़्ट साइड, तो वो पेशेंट फेंट हो जाता है. सो वाई इज़ इट सो? So wearing a tight collared shirt is just like a carotid massage. So if you know from the previous knowledge, वो baroreceptors में आपने पढ़ा था carotid massage को, तो carotid massage ऐसे ही है कि हम बाहर से carotid sinus पे pressure अप्लाई कर रहे हैं. So चाहे बाहर से pressure अप्लाई करें या increase blood pressure की वजह से अंदर से pressure अप्लाई हो, ठीक है. So इससे होता क्या है, जैसे ही कैरोटिड साइनस पे प्रेशर बढ़ेगा तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज दी आफ्रेंट फायरिंग ऑफ द बेरो रिसेप्टर्स. सो आफ्रेंट बेरो रिसेप्टर फायरिंग, सो इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू इंक्रीज दी एवी नोडल रिफ्रैक्टरी पीरियड. सो एवी नोडल रिफ्रैक्टरी पीरियड जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू डिक्रीज़ दी हार्ट रेट, और जैसे ही हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा. रिमेंबर, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट. इफ द हार्ट रेट डिक्रीजेज, कार्डियक आउटपुट आल्सो डिक्रीजेज. सो कार्डियक आउटपुट कम होगा तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, और वी कैन से डिक्रीज इन द सेरिब्रल ब्लड फ्लो. तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा तो इट विल लीड टू सिनकपी. तो ऐसा सिनेरियो जो आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ बेसिकली आपने ये वाला फार्मूला, ये वाली सारी चीज़ें आपने याद रखनी है एंड यू हैव टू अप्लाई द कैरोटिड मसाज वाला सारा का सारा फिजियोलॉजी यू हैव टू अप्लाई इन दैट क्वेश्चन. सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो. सो जस्ट ऐड वन मोर थिंग, फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द सिनकपी, दैट वन ऑफ इट्स टाइप इज़ ऑर्थोस्टैटिक सिनकपी. अब ऑर्थोस्टैटिक सिनकपी क्या है कि वो पेशेंट्स जिनको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, उन पेशेंट्स में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लेटे होते हैं और वो अचानक से खड़े होते हैं तो कंपनसेशन नहीं हो पाती एंड द ब्लड पूल्स इन दी एक्सट्रीमिटीज़, और वो दोबारा सर्कुलेशन में वापस नहीं जाता. दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द सेरिब्रल ब्लड फ्लो लीडिंग टू सिनकपी. सो जस्ट आई वॉन्ट यू टू नो कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं. सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज़ डिफाइंड एज ए ड्रॉप ऑफ 20 mmHg of systolic blood pressure or a drop of 10 mmHg diastolic blood pressure on standing. तो ये आइसोलेटेड भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी कम्बाइंड. सो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से देयर मे बी ऑर्थोस्टैटिक सिनकपी. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टीजिया. अब हेरिडिटरी से आपने याद रखना है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जेनेटिक्स. सो यहाँ पे यू शुड नो दिस इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़. हेमरेजिक से आपने याद रखना है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द ब्लीडिंग. सो यहाँ द पेशेंट में प्रेजेंट विद एपिस्टैक्सिस, द पेशेंट में प्रेजेंट विद GI bleeding, the patient may present with hematuria and other arteriovenous malformation. And now last thing is about telangiectasia. अब telangiectasia का मतलब क्या होता है? It is basically a blanching lesion. अब blanching lesion क्या होती है? When you press the skin, there is a change in color. Pressing leads to change in color of those lesions. So this hereditary hemorrhagic telangiectasia is also known as Osler-Weber-Rindu syndrome. Next topic is Kussmaul sign. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट अंडरस्टैंड व्हेन एवर कोई डीप ब्रीथ करता है, डीप ब्रीदिंग में it leads to a decrease in the intrathoracic pressure. जब intrathoracic pressure कम होता है तो it is eventually going to increase in the venous return.
जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो इवेंचुअली मोर ब्लड विल मूव फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा टू द राइट हार्ट. सो राइट एट्रियम से मोर ब्लड विल मूव इनटू द राइट वेंट्रिकल. सो राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग ज़्यादा हो जाएगी. जब राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग ज़्यादा हो जाएगी एंड व्हेन राइट वेंट्रिकल विल हैव मोर ब्लड देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, सो ऑब्वियसली उसका इजेक्शन टाइम बढ़ जाएगा. इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द राइट हार्ट का इजेक्शन टाइम. जब इजेक्शन टाइम बढ़ जाएगा देयर विल बी अ डिलेड क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द एओर्टिक वॉल्व. सो इस सारे फिनोमिना को वी ऑल्सो कॉल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग. सो लेट्स से कि फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होगी, इस सारी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड कर लिया. बट इफ़ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द जेवीपी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. सो अगर बहुत सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आके आउट हो रहा है, इसका मतलब है कि लिटिल ब्लड विल बी प्रेजेंट in the vena cavas and eventually in the jugular veins. So in during the deep inspiration JVP is generally reduced because उसका जो कॉलम है, प्रेशर कॉलम है, it will fall. लेकिन ये नॉर्मल बात थी. लेकिन अगर किसी पैथोलॉजी की वजह से डीप इंस्पायर करने पे JVP रेज हो जाए तो उस साइन को हम बोलते हैं दिस को स्मॉल साइन. ठीक है. अब इसमें वो कंडीशंस होनी चाहिए जो कि राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग को जो है ना प्रिवेंट करेंगी. सो द कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद दिस साइन इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, restrictive cardiomyopathies and tumors. So moving on to the next topic, which is myocarditis. So just like it has ITIS, which means inflammation, and myocard means myocardium. So it is simply, you can say it is simply inflammation of myocardium. So myocarditis के बारे में एक बात याद रखनी है. It is the most common cause of sudden cardiac death in young adults aging less than 40 years. Okay. So इसकी most common presentation क्या है? The most common presentation of myocarditis is by ventricular failure in young patients or young persons with no previous cardiac abnormality. Among the causes of myocarditis, important ones are viruses like Coxsackie B virus, like COVID-19, adenovirus, etc. But the most important one is this Coxsackie B virus. There may be parasitic causes, and parasitic causes में आते हैं Trypanosoma cruzi. There are other causes as well, but हम वो डिस्कस कर रहे हैं that are going to help you in solving questions in the exam. So now let me ask you a question about myocarditis. So there was a young girl, let's say her age is 25 years, और वो जो है ना बिल्कुल नॉर्मल अपना ऑफिस वर्क करती हैं, और नाउ शी इज़ ऑन द वेकेशन, और वेकेशन में शी डाइड सडनली. और उसके बाद उनकी ऑटोप्सी हुई, और ऑटोप्सी में they have found lymphocytic infiltrates with focal necrosis. So just remember this presentation of lymphocytic infiltrate with focal necrosis points toward viral etiology.
एंड वायरसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस इज कोक्साकी बी वायरस. एंड मायोकार्डाइटिस में यू विल हैव अ यंग एडल्ट जिसको पहले कोई मसला नहीं होगा. सो यू सिंपली हैव टू मार्क कोक्साकी बी इन दैट क्वेश्चन. आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई है. बट अगर एक पेशेंट मायोकार्डाइटिस के साथ क्लिनिक में आ जाता है, सो वन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग दैट आई वांट यू टू नो इज टेकीकार्डिया. सो टेकीकार्डिया विच इज आउट ऑफ proportion to fever or temperature. So quickly moving to the next topic, which is pericarditis. So let's just split this pericarditis into acute pericarditis. So this is important because इस scenario को you have to differentiate it from myocardial infarction. तो pericarditis क्या है? Same, ITIS is inflammation, pericard is for pericardium, so this is the inflammation of the pericardium. Now how the patient will present in a case of acute pericarditis? Sharp chest pain. So sharp chest pain is not going to differentiate it from the myocardial infarction. So sharp chest pain और उसकी that would be aggravated by deep inspiration and relieved by sitting upright or bending forward. सो सिंपली ये टिपिकल प्रेजेंटेशन भी आ सकती है. सो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा. सो ऑब्वियसली इन द ECG जब भी ऐसा कोई केस होगा तो उसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूल डू एन ECG. बट द ECG ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस विल शो वाइड स्प्रेड ST सेगमेंट एलिवेशन plus minus PR depression. So the cause is generally idiopathic, but again viral causes like Coxsackie B virus is again very important etiological factors. So one line, if you memorize this, will going to make your life easy and is going to save you a lot of time. That uremic pericarditis is fibrinous in nature. So simply there is another terminology like जैसे acute pericarditis है, उसी तरह ही constrictive pericarditis क्या है. So constrictive pericarditis को you can say कि ये simply ऐसे है जैसे you can say कि ये chronic pericarditis है. So constrictive pericarditis is chronic inflammation. So ऐसी chronic inflammation that is going to lead you, that is going to cause fibrosis. So यहाँ पर जब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी है तो ऑब्वियसली द हार्ट विल नॉट एक्सपैंड, क्योंकि हार्ट की तो पैथोलॉजी नहीं है बट हार्ट की कवरिंग की पैथोलॉजी है. तो हार्ट की कवरिंग की फाइब्रोसिस है तो हार्ट कैन नॉट एक्सपैंड. सो देयर विल बी अ लिमिटेड स्पेस फॉर एक्सपेंशन. अब जब एक्सपेंशन के लिए स्पेस कम होगी तो इट इज़ गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन दी ventricular filling. So number one cause in the developing countries of constrictive pericarditis is tuberculosis. Just memorize this. Tuberculosis is the number one cause of chronic or constrictive pericarditis in developing countries. The last topic of part 1 of this remarkable rapid revision of CVS pathology. So first of all we have in conduction blocks we have first degree AB block. So first degree AB block में you just need to know only one thing कि इसमें prolonged PR interval होता है. So PR interval is prolonged. So PR interval is basically the time interval from the start of the P wave to the start of the QRS complex. So normally अगर prolonged की बात है तो हमें normal का पता होना चाहिए. So normal PR interval is 100 to 200 milliseconds. So if the PR interval is more than 200 milliseconds and you cannot identify any other pathology on the ECG, then you can simply
call it a first degree AV block. So here you can see that the PR interval is raised, but in every PR interval of our ECG strip, the interval is same. There is no drop beat, there is no increase or decrease in the PR interval in the subsequent beats. So moving on to the second degree AV block. So in second degree heart block, you should memorize कि जब भी second degree heart block होगी, there will always be a dropped beat. So ये दो तरह के हैं, Mobitz type 1 and Mobitz type 2. So simply इन दोनों में फ़र्क क्या है? In Mobitz type 1, which is also known as Wenckebach phenomena, इसमें ये है कि first PR interval इज़ शॉर्टर देन द सेकेंड, यानी कि प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है. सो फर्स्ट PR इंटरवल, उसके बाद जो दूसरा PR इंटरवल आया वो उससे बड़ा हो गया, फिर तीसरा PR इंटरवल आ गया वो उससे बड़ा हो गया, और सिमिलरली PR इंटरवल बढ़ता जाएगा अंटिल देयर इज़ अ मिस्ड बीट. सो मिस्ड बीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे P वेव तो आई बट कोई QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया. सो द मोमेंट यहाँ पे ड्रॉप बीट होगी, अगेन दिस साइकिल विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट PR इंटरवल. So simply I can write it here that in the first Mobitz type 1 second degree heart block, there is a progressive lengthening of PR interval until a dropped or missed beat. So obviously जब PR interval बढ़ रहा है तो this RR interval cannot remain constant. जबकि अगर Mobitz टाइप 2 की बात करें तो यहाँ पर अगेन देर इज़ अ मिस्ड बीट बट देर इज़ नो चेंज इन द PR इंटरवल. सो PR इंटरवल इज़ गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. सो आई कैन राइट इट हेयर PR1 इज़ इक्वल टू PR2 इज़ इक्वल टू PR3 एंड इवेंचुअली देर कैन बी अ मिस्ड बीट. ज़रूरी नहीं है कि 3 PR इंटरवल्स या 2 PR इंटरवल्स के बाद आए, इट कैन बी वेरिएबल. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एक हिंट आपको बता रहा हूँ कि वेन एवर देयर इज़ अ रेशो गिवन, क्वेश्चन में जब भी रेशो होगी 2:1 की, 3:1 की, 4:1 की. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको हम कंप्लीट AV ब्लॉक भी कहते हैं. सो नाउ देयर इज़ अ कंप्लीट AV ब्लॉक. इसका मतलब ये है कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दे बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. सो एट्रिया क्योंकि ऑब्वियसली साइनस नोड SA नोड की वजह से होगा इसकी बीटिंग, सो इट विल बीट फास्टर देन दी वेंट्रिकल्स, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस होगा AV नोड का या बिलो द AV नोड कहीं भी. सो ऑब्वियसली यहाँ पर एट्रियल रेट इज़ गोइंग टू बी मोर देन दी वेंट्रिक्यूलर रेट. एक तो ये चीज़ आपने इसमें याद रख ली. दूसरी, देयर इज़ अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक विद लाइम डिजीज़. सो ये एसोसिएशन भी आपको याद रहनी चाहिए. ऑब्वियसली जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स इंडिपेंडेंटली बीट कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपको पहले से CVS फिजियोलॉजी JVP से याद होना चाहिए कि JVP में यू कैन फाइंड अ जायंट A वेव और ऑल्सो नोन एज द कैनन A वेव. अगेन इन नॉर्मल ECG, atrial repolarization is masked under the QRS complex, but here in third degree heart block, atrial repolarization may be seen. One significant thing that I want you to know is this RR interval remains constant. क्यों? Because ventricles की वजह से ये R wave बन रही है and because ventricles एक ही रिदम में बीट कर रहे हैं, so RR interval is going. While in the second degree heart block, the RR interval is variable. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि जब सिनेरियो आएगा you have to differentiate between the second and the third degree heart block. So now simply just a few more things. यहाँ पे है प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. अब प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जनरली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ECG में होते हैं P वेव. सो P वेव विल शो नॉर्मल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एट्रिया साइनस नोड की बीटिंग की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है. ऑब्वियसली दैट इज़ शोन बाय द P वेव. But there can be a reason due to caffeine overload or a very high adrenergic drive. So when there is a high adrenergic drive, let's say too much intake of caffeine, there may be a premature P wave.
अब इस प्री मेच्योर पी वेव की करेक्टरिस्टिक ये है कि इसका जो फोकस है इट इज़ नॉट द एस ए नोड रादर इट इज़ द एट्रिया। सो एट्रिया से इम्पल्स जनरेट होती है और प्री मेच्योर पी वेव इसमें बनेगी। जनरली इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक बट इट मे लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशन। सो सिंपली यहाँ पे देखें, एक नॉर्मल पी वेव है फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक नॉर्मल पी वेव है फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस ए नोड। बट राइट हेयर देर इज़ अ पी वेव which is under the influence of the atria, a focus outside of the SA node, and here it is the QRS complex. So इतना अच्छा show नहीं हो रहा, but this QRS complex tends to be narrower than the previous one. Last thing for today's topic is premature ventricle contraction. Again here the ectopic beat is from the ventricles themselves instead of the SA node. So generally SA node में नहीं आएगी, जो foci of the impulse है it is again the ventricles. अब यहाँ पर एक important चीज़ है, अब यहाँ पर important चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक नॉर्मल पी वेव आई और उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये टी वेव आ गई, टी वेव आने के बाद देर इज़ नो पी वेव, यहाँ पर देखें देर इज़ नो पी वेव, और यहाँ पर देर इज़ अ वेरी वाइड और ये बड़ा सारा जो है ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। दिस इज़ एक्चुअली द प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब इससे फ़र्क क्या आ रहा है, इससे इफेक्ट क्या आ रहा है? इट इज़ कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ द डायस्टोलिक फिलिंग टाइम। सो जनरली सिस्टले के बाद ये सारा फेज़ जो है, दिस फेज़ इज़ ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो जब ये फेज़ यहाँ पर इतना थोड़ा सा रह जाएगा, सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिक्रीज इन द डायस्टोलिक फिलिंग टाइम। अब डायस्टोलिक फिलिंग कम होगी तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज़ गोइंग टू बी वेरी लेस, और अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ गोइंग टू बी वेरी लेस। और यहाँ पर जो फाइंडिंग आपको मिलेगी, दिस इज़ अ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स without any P wave. So in the next lecture we are going to complete CVS pathology, but for now just understand these topics and make your notes. Thank you so much.